तो अब हम नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। यस, सो नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के अंदर बेसिकली हम ये समझेंगे कि देखो हमारा देश अभी करीब 70 साल पहले, करीब 71 ईयर्स पहले जो है आज़ाद हुआ है। आज़ाद होने का मतलब ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल गवर्नेंस सिस्टम है, उसके अंदर मेजर शिफ्ट हुआ है। जो कि पहले एक क्राउन के द्वारा एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाया जा रहा था, अब उसको जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में चेंज किया। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्र, लोकतंत्र का या फिर उर्दू में कहते हैं जमहूरियत कहते हैं। एंड बेसिकली इसका डेफिनेशन है फॉर द पीपल बाय द पीपल। फाइन, इसका सिंपल सा मतलब है कि जनता अब चुनेगी कि कौन हमें गवर्न करेगा। ठीक है, तो हमारा देश जो 10 साल पहले हुआ, अब जब 10 सेंचुरीज, उसके पहले भी हमने देखा 10 सेंचुरीज तक कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर टेंशन था, क्योंकि अटैक हो रहे थे, पिलेज हो रही थी, मॉडर्न मतलब बहुत सब चीजें चल रही थी। अगर हम बात करें 10th सेंचुरी ऑनवर्ड से, 995 AD के बाद की हम बात करें, 995 AD में स्पेसिफिकली क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज महमूद ऑफ गजनी इन्वेडेड फर्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम हियर ओनली। तो 10 सेंचुरीज हो गई। 10 सेंचुरी मतलब 1000 साल से लगातार कुछ ना कुछ चल रहा है कंट्री के अंदर। उसके बाद जब हमें आज़ादी मिलती है तो हमारे पास दो नेबर ऐसे थे। एक नेबर ऐसा जो कि 2 पार्ट में था, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, जो ऑलरेडी हॉस्टाइल हो चुका था। हालांकि किसी जमाने में वो भारत का ही अभिन्न अंग था, बट ड्यू टू इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ये जो है हमारी हॉस्टिलिटी बढ़ती गई। उसके बाद चाइना ने भी, हमने देखा 1958, 69 से लेकर 60 तक हमें थोड़ा सा परेशान किया। आज भी कहीं ना कुछ टसल चलता रहता है। उसके बाद जब ईस्ट पाकिस्तान आजाद होकर बांग्लादेश बन जाता है तो वहां से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो कहीं ना कहीं इन सारे फैक्टर्स को करने के लिए, इनफैक्ट एक बहुत बड़ा इशू श्रीलंका के साथ भी। श्रीलंका के साथ क्या था? लिटे तमिल लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम, प्रभाकर इनके चीफ थे। इन्होंने असैसिनेट किया था राजीव गांधी जी को 21 मई 1991 को श्रीपेरुम्बदूर में। ठीक है, तो इन सब को करने के लिए हमें कुछ इन सभी चीज़ों को इंटरेक्ट करने के लिए, इन सभी चीज़ों को इंटरेक्ट रखने के लिए हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है कि हम जो है कुछ ऐसे डिसीजन लें जिसकी वजह से हमारी जो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी है वो इंटैक्टेड रहे और सेफ रहे। नेशनल सिक्योरिटी कंसेप्ट एंड मीनिंग, आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए? पढ़ के नहीं बोलना, सोच के बोलना है, मैं तो बता ही रहा हूं। नेशनल सिक्योरिटी कंसेप्ट एंड मीनिंग, लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी सिटीजन in the country or state as well as the commonwealth of the nation which belongs to all. The objective of the national security strategy has to be the creation and maintenance of the secured environment. अब इसके अंदर कई तरह की सिक्योरिटी इन्वॉल्व हो जाती है, पॉलिटिकल, मिलिट्री, एनवायरमेंटल, पर्सनल, सब चीजें इंक्लूड हो जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी इज अ स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट द नेशनल सिक्योरिटी कैन बी अचीव्ड बाय इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी फॉर ऑल. द इंडियन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी नीड्स टू बिल्ड अराउंड द कंसेप्ट एंड बेसिकली यहाँ पे एक सिंपल सा एक मैसेज पूरी स्लाइड पे दिया गया है कि किसी भी थ्रेट से हमें बचाना है, चाहे वो नेशन की वेल्थ हो, चाहे नेशन के किसी सिटीजन की वेल्थ हो। वेल्थ मतलब मेंटल वेल्थ एंड फिजिकल वेल्थ बोथ। तभी तो सिक्योरिटी ऑफ बिंग आएगी, क्या बोलते हैं, बिंग सिक्योर की बात आएगी। बारिशों के मौसम में आपको हमेशा डर रहेगा कि पैरों पे मच्छर ना काट दे, डेंगू इनसिक्योरिटी है, कोरोना में वायरस ना आ जाए, ठीक है, गोलगप्पे के पानी में टाइफाइड ना आ जाए, बहुत सब चीज़ें ऐसी होती हैं, तो उनसे भी से बचना। और बेसिकली यहाँ क्या बोल नट से बड़ी पिक्चर देखे तो यहाँ पे हम स्टेट के लेवल पे बात करें तो यहाँ पे कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन की बात सिक्योर करने की बात करी जा रही है। अब अगली साइड पे हमें पता चलेगा कि ये कितनी देर रहेगी नेशनल सिक्योरिटी का कंसेप्ट हम पढ़ सकते हैं, इसको हम और भी ब्रॉड कर सकते हैं, पर इतने से हमारा काम हो जाना चाहिए। एज इन केस ऑफ नेशनल पावर, मिलिट्री एस्पेक्ट सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट बट नॉट द सोल कॉम्पोनेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। मिलिट्री सिक्योरिटी एक कॉम्पोनेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी है या नेशनल सिक्योरिटी का, ठीक है, सब कुछ नहीं है। और सारे कॉम्पोनेंट मिलने के बाद ही जो है एक पर्टिकुलर सिस्टम तैयार होता है। आप दुनिया में कोई भी मशीन देख लो, कोई भी इंसान देख लो, अगर हर इंसान का कोई भी कॉम्पोनेंट मिसिंग हो जाए तो उसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि अगर आपकी बाइक की ब्रेक्स खराब हो जाए या फिर गाड़ी का कोई पार्ट है या फिर आपकी कोई आंख निकल जाए या फिर किस तरह कोई चीज़ हो जाए, तो मतलब सिस्टम में से अगर एक भी ऑर्गन निकल जाएगा तब भी आपको एक डिफिकल्टी आ जाएगी, स्मूथ फंक्शनिंग नहीं रहेगी। तो मिलिट्री नेशनल सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या हम पढ़ेंगे? मिलिट्री सिक्योरिटी पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पढ़ेंगे, इकोनॉमिक पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल पढ़ेंगे, रिसोर्स सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इससे पहले आगे की स्लाइड पे मूव करें, आप लोगों से डिस्कशन लूंगा मैं कि मिलिट्री सिक्योरिटी, इन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे सीधा, उसके बाद हम स्लाइड्स पढ़ेंगे।
तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या चीज़ है ये? व्हाट यू अंडरस्टैंड टर्म मिलिट्री सिक्योरिटी? हाँ जी, वन बाय वन। आदर्श, क्या है मिलिट्री सिक्योरिटी, क्या है? शुभम, स्वाति, मिलिट्री सिक्योरिटी से आप क्या समझते हैं? अच्छा, दैट इज ओनली मिलिट्री सिक्योरिटी। पर बॉर्डर पे तो बीएसएफ खड़ी है, वो तो पैरामिलिट्री। देखो, डिप्लोमेसी से खाली हम लोग जो है चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, पर कोई तुम पे आर्म्ड रिबेलियन करेगा, कोई तुम पे अटैक करेगा, तो तुम्हें जवाब तो देना पड़ेगा ना। और कोई तुम पे बम फेंक के मार रहा है, तुम तलवार से लड़ रहे हो, वो तो गलत होगा ना। दूसरी चीज़ जो मिलिट्री सिक्योरिटी का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो ये होता है कि अगर हमारा मिलिट्री सिक्योरिटी जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी है। फर्स्ट थिंग याद रखना, इंडस वैली में भी हम लोगों ने देखा, अगर आप लोगों ने सिनौली वाला एपिसोड देखा मनोज वाजपेयी का, उसमें नजर आया हुआ कि भैया वहाँ पे भी कुछ ऐसे वेपन्स मिले हैं। टूल्स और वेपन में डिफरेंस पता है? टूल्स होते हैं, टूल्स प्रोडक्टिव होते हैं, वेपन डिस्ट्रक्टिव होते हैं, पहली चीज। और वेपन जो होते हैं, टूल से आप सेफ्टी नहीं कर सकते, पर वेपन से आप अपनी सेफ्टी कर सकते हो, प्लस सामने वाले को थ्रेट भी दे सकते हो। दोनों एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। सो टूल्स और वेपन में ये फर्क होता है। तो हमने जब वेपन्स हमने देखे निकले हैं, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं इस तरह का सिस्टम प्रिवेल था, एक इस तरह का सिस्टम प्रिवेल था, जो कि कहीं ना कहीं ये कहता था कि भैया हमारे पे कोई अटैक करेगा तो हम अपनी जनता को सिक्योर करने में कामयाब हैं। और तभी शायद जनता पे भरोसा भी करती थी, उनको सर पे बैठा के बैठती। हाँ, ट्राइब्स की फॉर्मेशन ही ऐसी हुई है, जो हम बोलते हैं जन शुरुआत ऐसी हुई। पॉलिटिकल सिक्योरिटी का क्या मतलब है? आप लोगों ने मूवी देखी तिरंगा? उसमें बड़ा सही कंसेप्ट दिखाया है, वो फ्यूज कनेक्टर वाली, नाना पाटेकर फ्यूज कनेक्टर वाली, बड़ा कमाल के दिखाया कि 4 छोटी मिसाइलों से बंदा इंडिया पे राज करना शुरू कर देगा। तो ज्यादा अच्छा था कि वो लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ लेता है, पता चल जाता है कि वोटिंग के बिना कुछ होना नहीं है यहाँ पे। पॉलिटिकल सिक्योरिटी का मतलब है, देखिए पॉलिटिकल सिस्टम जो है किसी भी नेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर पॉलिटिकल सिस्टम जो है, अगर आपको एक एम्बियंट कंडीशंस या एनवायरनमेंट तैयार करके नहीं देता, बीट इकोनॉमिक, बीट एनवायरमेंटल, हम हर चीज की जिम्मेदारी जो है स्टेट पे डाल देते हैं। अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो स्टेट जिम्मेदार है, हमारी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट फर्क यही होता है राइट्स एंड ड्यूटी में। राइट्स जो होते हैं वो लीगली हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इन्फोर्सेबल होते हैं, वेरस राइट्स जो होते हैं वो वॉलंटियर होते हैं। हाँ, ड्यूटीज जो होती है वो वॉलंटियर होती हैं। तो सिंपल सा एग्जांपल है, माँ बाप की प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस, यार वो तो लीगल राइट है मेरा। माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा, दैट इज वो तो मेरी ड्यूटी है। तो हम लोग हमेशा ड्यूटी से पीछे हटते हैं, राइट से पीछे नहीं हटते। ये चीज याद रखना, बहुत कॉमन सा, बहुत छोटा सा, बहुत सुलझा हुआ एग्जांपल मैंने दिया। आप सभी की लाइफ में, हम सभी की लाइफ में, आपकी हम सभी की लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे जाके चीज इंप्लीमेंट होनी है। तो याद रखना, ड्यूटी से पीछे भी नहीं हटना अगर राइट्स की बात करते हो तो। दूसरी चीज जो पॉलिटिकल करते हैं, पॉलिटिकल सिक्योरिटी का मतलब है कि पॉलिटिकल सिस्टम अगर नहीं रहेगा, जैसे कि हमने देखा कि अगर एक भेड़ों का भी झुंड होगा तो उसमें एक हेड भेड़ होगी जिसको सब फॉलो करेंगे। तो लीडर का होना उतना ही जरूरी है, इस चेयर पे किसी का होना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी हमें ऑक्सीजन लेना है। क्योंकि पॉलिटिकल सिक्योरिटी नहीं हुई, लेट्स से कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन 2 दिन के लिए ऑफ कर दिया, अपना बंद कर दिया, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, क्या होगा? क्योस होगा। क्यों? जो मसलमैन होगा वो बोलेगा भाई चल इसकी प्रॉपर्टी हथियार है, उसकी प्रॉपर्टी हथियार है, ये कर, क्योंकि पुलिस व्यवस्था तो है ही नहीं। पुलिस व्यवस्था कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव होके आ रही है। यस, अब सिंपल सी बात है, ज्वेलरी वाले जो है स्टैंड पे, ज्वेलरी वाले जो खुले बैठे हैं, क्यों? क्योंकि पुलिस व्यवस्था है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज हैं, कॉन्फिडेंस है। वो कॉन्फिडेंस जैसी कॉन्स्टिट्यूशन हटेगा या जैसी वो मिसमैच होगा। कम्युनल राइट्स के अंदर क्या होता है? किसी भी तरह के राइट्स में जहां बहुत सारा मॉब इन्वॉल्व होता है, वहां पे क्या होता है? नायक देखिए, नायक में जो सीन है मॉब वायलेंस वाला, उसके अंदर बंदा 2 टीवी उठा के ले जा रहा होता है। आप अलाउ करोगे अपने घर से किसी को चम्मच उठा के ले जाना? घर से एक चम्मच गायब हो जाए, मेड की खमत आ जाती है ना भाई, सबके घर में नहीं तो टीवी को कैसे उठा के ले जा सकता है? और वो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? कॉन्फिडेंस पॉलिटिकल सिस्टम देता है, जो कि इन प्लेस होकर सब चीजों को व्यवस्थित करके रखता है। लेट्स से कि हम इस पर्टिकुलर एरिया का थाना 24 घंटे के लिए बंद कर दें, बोल दें कि यहाँ पुलिस का कोई रोल नहीं है, लोग खुद से मैनेज करेंगे, रातों रात जो है चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, तो पॉलिटिकल सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि भैया कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो,
जो इन्फ्लेशन जैसी चीज़ें वो कंट्रोल रहें, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ें वो कंट्रोल में रहें, लोगों को नई नई अपॉर्चुनिटी मिले, नया नया इनोवेशन मिले, नई डेवलपमेंट मिले। और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इंटैक्ट करने के लिए हमें इंटरनेशनली भी जाना पड़ता है, हमें पॉलिटिकली भी काम करना पड़ता है, और कई बार हमें मिलिटरी भी काम करना पड़ता है। अब मिलिटरी कैसे कि कोई भैया कोई बंदा आ गया, नहीं भाई मैं तो आरबीआई के ऊपर बम मारूंगा, तो वहाँ पे मिलिट्री काम करेगी, वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम नहीं काम करेगी। हाँ, मिलिट्री तब काम करेगी जब पॉलिटिकल सिस्टम उसे गाइड करेगा, भाई जो है उसे रोक। ठीक है, अब ये सब चीजें आपस में इंटरमिंगल्ड है। एनवायरमेंटल सिक्योरिटी क्या हुई? आज सभी हम लोग जो है 500 AQI में बैठे हुए हैं गाजियाबाद के अंदर, इंडिया का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर है ये, है ना। 500, 335, 435 इस तरह का हमारा AQI है, जो सीवियरेस्ट होता है, इसके ऊपर मतलब स्केल ही नहीं बना, हाईएस्ट में हम। तो इसकी सिक्योरिटी मतलब क्या है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, तो एनवायरमेंट को करेक्ट करने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं स्टेट को दी जाती है, पर उसके अंदर हमारा विदाउट पीपल पार्टिसिपेशन नथिंग इज पॉसिबल। एक सिटीजन की जिम्मेदारी खाली ये नहीं कि वोट देके किसी को बना ले, उसकी खुद की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो उसको डिस्चार्ज करें, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में बोला गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज में कहा गया कि एनवायरमेंट का भी एक पॉइंट डाला गया है, तो एनवायरमेंटल सिक्योरिटी यही है। अब एनवायरमेंटल सिक्योरिटी अगर वर्स्ट होते चली जाए, लेट्स से कि सरकार को कंट्रोल ना करे, गंगा का पानी पूरा पोल्यूटेड हो जाए, यमुना का पानी और पोल्यूटेड हो जाए, तो जितने भी शहर गंगा यमुना के आसपास बसे हुए ना, वो डेजर्टेड हो जाएंगे क्विकली। लोगों की जाने जाएंगी, या तो प्यास से या तो कोई और रीजन होगा इसके पीछे। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट इज नेशनल रिसोर्स सिक्योरिटी। अब नेशनल रिसोर्स की सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? पहली बार नेशनल रिसोर्सेज होते क्या है? वेनेजुला मिनरल, मिनरल्स तो एक नेचुरल रिसोर्स का पार्ट हुआ। नेशनल रिसोर्सेज क्या हुआ? नेशनल रिसोर्सेज, मिनरल्स, वाटर। क्या वाटर के बिना मिनरल्स चबा सकते हैं हम? कुछ कर सकते हैं? वाटर, लैंड, पीपल, ह्यूमन रिसोर्स, इन सब की सिक्योरिटी, इन सब की सिक्योरिटी। अब लेट से कि कोई वाटर के सोर्स में कोई पॉइजनिंग कर दे, हो सकता है। बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं, केमिकल वेपन्स होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्स की सिक्योरिटी, तो आप कोई भी माइन देखो, कोई भी ऐसा नेचुरल रिसोर्स देखो, कहीं ना कहीं इसमें क्या कंट्रोल होता ही होता है। हमने सुना कि कभी किसी बिजनेसमैन की पर्सनल नदी है? नहीं, हमारे पास बोल रहे हम अपनी नदी बनाते हैं, ऐसा सुना कभी? क्यों नहीं सुना? क्योंकि वो नेशन का वेल्थ है। वो माइंस बोलते खरीद बेच दी गई, बेची नहीं गई, लीज पे ली गई है, टेंडर से वो लीज पे ली गई है। सरकार नहीं चला पा रही तो सरकार ने डिसइन्वेस्ट किया। और सरकार क्यों नहीं चला पा रही? बड़ा कॉमन एग्जांपल है डेसू, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी स्टेट यूनियन बोर्ड हुआ करता था पहले, उसको बाद में जो है सन 2000 के आसपास जो इसको डिसइन्वेस्ट किया गया। शीला दीक्षित की गवर्नमेंट ने काम किया था, क्योंकि शीला दीक्षित के अंडर आता था। और उसके जस्ट बाद जो है दिल्ली में बिजली की व्यवस्था बन गई। हम 21वीं सेंचुरी में कदम रख चुके थे, फिर भी हमारे दिल्ली में 5-5, 8-8 घंटे का कट ऑफ था। तो गाँव में क्या होता होगा? 98 में मेरे मामा की शादी थी, मैं गया था अपने गाँव, वहाँ पे पूरे दिन में रात को 2 बजे से लेकर 3 बजे तक लाइट आती थी। कर लो जो करना है। बिना लाइट के फार्मर भी क्या करेंगे? कितनी बड़े, तो वो डीजल पे डिपेंड करेंगे। डीजल जब फूकेगा तो क्या होगा? एनवायरमेंट भी खराब होगा और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा, क्योंकि डीजल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। मानो बिल्कुल महंगा पड़ता है। तो ये सब चीजें, अब देखिए सब चीजें इंटरकनेक्टेड है इसके अंदर। तो जब डिसइन्वेस्टमेंट हुआ तो ये क्या हुआ? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं हुआ, मतलब इनएफिशिएंट पुर्जों को हटा के नए पुर्जे लगाए गए। आपको सोचो ना, प्राइवेटाइजेशन को हम देखते हैं कि आए दिन व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, पापा में भेजते रहते हैं कि ये बिक गया, वो बिक गया, पूरा देश बिक गया। बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट यार ये चीज आप समझा नहीं सकते ना सामने वाले को। अब कमाल की बात है, हमें स्कूल जो है प्राइवेट चाहिए, हमें हॉस्पिटल प्राइवेट चाहिए, ठीक है, बट नौकरी हमें सरकारी चाहिए। मैं किसान आंदोलन के आसपास से गुजर रहा था, वहां लिखा था अडानी अंबानी देश छोड़ के जाओ। ये वही किसान है, ठीक है, जो जिनके बच्चे जो है अडानी अंबानी कंपनियों में काम करने के लिए तरसते होंगे। सरकार है इसलिए अडानी अंबानी नहीं है, अडानी अंबानी है इसलिए हजारों एम्प्लॉयमेंट है। चलो अंबानी बुरा मान गया, अंबानी साहब लेट्स से मुकेश अंबानी साहब बुरा मान गए, बोलते मैं नहीं खेल रहा मैं। हाँ मैं लेट्स से कि चलो एक ये सिचुएशन भी ले लेते हैं जो सामने वाले की डिमांड है उसकी मान लेते हैं। लेट्स से कि किसी ने बोला कि भाई अडानी अंबानी बाहर जाओ, ठीक है भाई, बुरा मान गए, ठीक है हम जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बुरा नहीं मानते हैं, नहीं बुरा नहीं मानते हैं। रतन टाटा को इतनी बातें बोली गई, जमशेदजी टाटा को इतनी बातें बोली गई, आज एयर इंडिया जब रतन टाटा के पास वापस आ रही तब इतनी बातें बोली गई। हम लोग तो छोटी बात बुरा मान जाते हैं, हैं तूने मेरा पेन नहीं दिया, आज से हम करण अर्जुन अलग अलग।
इतनी छोटी बात पर लोग बुरा मान जाते हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो ना, अगर हायर पोस्ट वाले को ईमेल में नीचे मार्क कर दे तो उस पर बंदा बुरा मान जाता, तुम्हारा पूरा इंक्रीमेंट रोक देता साथ का। और यहाँ हम पब्लिक डोमेन में एक बड़ी बड़ी कंपनी के ओनर्स को क्या बोल रहे हैं, बाहर जाओ। चलो लेट्स से कि रिलायंस ने अपना एनर्जी वाला पोजीशन बंद कर दिया, या जियो, आज जियो बंद कर देना, आज अगर बोलते कि नहीं भाई कल से हम नहीं चला रहे, हम बुरा लग गया, हमें आके मनाओ। अगर इस तरह का बिहेवियर करने लग जाए ना कोई कंपनी, तो आप मानो बात, बिना धरती हिल जाएगी सबकी। कमाल की बात है, उसी जियो को इंटरनेट यूज करके उसी इंटरनेट को ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं कि अडानी अंबानी बाहर जाओ। व्हाट इज दिस यार। कोई भी कंपनी, कोई भी कंट्री जो है सिर्फ एग्रीकल्चर, सिर्फ इंडस्ट्री की बेस पे नहीं जीत सकती है। इकोसिस्टम होता है पूरा का पूरा। आप इकोसिस्टम के एक मेजर पार्ट को बाहर करने की बात कर रहे हो, उस कंपनी की बात कर रहे हो जो सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉय कर रही है। और एक बात बताओ, सबको सर्विसेज अच्छी चाहिए। एयर इंडिया में जाने को तैयार नहीं था पहले, अब देखना साल भर में सबके सब एयर इंडिया के टिकट ढूंढेंगे। सर्विसेज सबको चाहिए, पैसे नहीं खर्चने। अपनी प्रॉपर्टी खरीदो तो रोज देखते कि आज बढ़ा नहीं बढ़ा, बढ़ा नहीं बढ़ा, बढ़ा नहीं बढ़ा। पेट्रोल बढ़ जाए तो यार ये तो पेट्रोल बढ़ गया। ये पूरा इकोसिस्टम होता है। बड़ी राइट, बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, इकोसिस्टम इज अ वेरी राइट वर्ड। सब चीजें ग्रो कर रही हैं। अब जो पता चला कि भैया सोना चला गया 50,000 रुपए, जो आपने 4,000 का खरीदा था 20 साल पहले, और सब्जी आज भी 2 रुपए किलो है, तो ये कोई बात थोड़ा हुई। डिमांड बढ़ेगी तभी तो सोने का वैल्यू बढ़ेगी, बिना डिमांड के सोने की वैल्यू क्या बढ़ जाएगी, सोना तो मिट्टी है। तो इस तरह की जब चीजें आए ना काउंटर करने के लिए, कभी आए ऐसे इस तरह के सोच वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है। आपके पास वो फैमिली के व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज आते होंगे कि ये बिक गया, वो बिक गया, ये बिक गया। उसको एनालाइज करो, क्या कोई चीज अगर किसी की बॉडी में लेट से कैंसर है और उसको ट्रीटमेंट करने के बाद वो पहले से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, पहली जिंदगी जी रहा है, तो वो ट्रीटमेंट कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। और आप देखो जो कंपनीज प्राइवेटाइज हुई हैं, ठीक है, प्राइवेटाइज हुई हैं, ठीक है, या जो कंपनी लीज पे गई है, जो सर्विसेज लीज पे गई हैं, उनकी सर्विसेज पहले से बेहतर हुई हैं। हमें चाहिए दुबई जैसा, हमें एयरपोर्ट चाहिए दुबई जैसा, सबको चाहिए दुबई जैसा एयरपोर्ट चाहिए, सबको चांगी चाहिए, चांगी इज द बेस्ट एयरपोर्ट, लाइक इन चांगी वहां पे सिंगापुर में है। प्लेटफॉर्म टिकट नहीं देनी, 3 रुपए तक रेलवे ने पता नहीं कितने साल तक प्लेटफॉर्म टिकट बांटे। लोग क्या करते थे, टाइम पास करने प्लेटफॉर्म टिकट लिए जाके बैठे और ट्रेन आ रही जा रही गिन रहे, डब्बे गिन रहे हैं। होता है ऐसा। खड़ी ट्रेन में जाके यूरेनल्स यूज करें जो कि स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड होता है। खड़ी ट्रेन में जाके देख रहे किसी का पर्स गिर गया हो, किसी का सामान छूट गया, वो लेके जाऊं मैं। लोग इस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे थे। अब जब 10 रुपए खरीद प्लेटफॉर्म टिकट, तो भाई प्लेटफॉर्म की सर्विसेज भी तो बढ़ी है। नई दिल्ली को जाकर देखो जरा, नई दिल्ली छोड़ो, तुम किसी छोटे से स्टेशन में जाके देखो, आप गाजियाबाद का स्टेशन देख लो, कैसे हुआ ये। तो भाई इस पे किसी को बात नहीं करनी। प्रोडक्टिविटी लॉस है। अगर कोई सिस्टम में कोई करप्ट ऑफिशियल बैठा हुआ है तो पूरे सिस्टम को वो जंग दे रहा है, खाली वो अपना फायदा नहीं कर रहा, वो सिस्टम को बहुत बड़ा। हमने जब 2G 3G मामला देखा तो सीएजी ने रिपोर्ट बोली थी 1,76,000 करोड़ का एक्सचेकर का लॉस। इंडियन समझा 1,76,000 करोड़ का पैसा खा गया कोई नहीं, एक गलत डिसीजन की वजह से जो स्टेट एक्सचेकर को जो पैसा मिल सकता था वो नहीं मिला, दैट इज कॉल्ड लॉस। 1,76,000 करोड़ का कोई पैसा नहीं खा गया, तो इतना पैसा कोई रख भी नहीं पाया, कहाँ रखोगे इतना ब्लैक का पैसा, बताओ। हाँ करे क्या, बिल्डिंग खरीदेगा, शहर खरीदेगा। वो था नहीं, वो ओरेगन सिटी में ओशोपुरम देखा आप लोगों ने, ओरेगन सिटी वाइल्ड काउंटिंग देखी, अच्छी चीज नहीं देखते। चलो, तो ये चीज समझिए, रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं कि एक छोटी कंपनी जो एमएसएमई है वो भी रिसोर्स है, एक बड़ी कंपनी भी रिसोर्स है। अगर एक बंदा छोले भटूरे की दुकान लगा के 4 लोग एम्प्लॉय करे, वो भी रिसोर्स है, क्योंकि वो काम करके चीजों को जनरेट कर रहा है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कर रहा है, कई केसेस में वो डायरेक्ट टैक्सेस पे कर रहा है, जीएसटी पे कर रहा है वो। और आप बोलते हैं कि भैया अदानी अंबानी बाहर दो। मैं एक्सप्लिसिटली मैं ऑन वीडियो हूं, पर मैं बात बोल रहा हूं कि मैंने बैनर देखे हैं किसान आंदोलन के अंदर। फिर बोलो महिंद्रा ही बाहर दो, ट्रैक्टर कौन बनाएगा? महिंद्रा बाहर दो, इनके टूल्स कौन बनाएगा? आपको पता भी नहीं होगा फर्टिलाइजर्स के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, सप्लाई चेन में कितनी चीज रिलायंस ओन करता होगा, पता भी नहीं होगा लोगों को। कितने प्रोसेस रिलायंस की कंपनी ओन करती होंगी, या फिर अडानी की कंपनी या फिर महिंद्रा की कंपनी ओन करती होंगी। बंद कर दो, टमाटर उगाओ, खाली खेत वालों अपने गांव वालों को खिलाओ। तो ये तो गलत चीज है ना यार। अगर कोई बात आपका टसल हो गया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर करके बोलती है कि 2 साल का स्टे लग गया, तब तो आपको हटना चाहिए ना।
आपके एक्ट की वजह से दूसरे के फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। आपकी जो बात है आप जाके कहिए, आपने कही, सरकार ने नहीं सुनी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनी, अब किस लिए बैठे हैं आप? तो आंख बंद करके नहीं करना भरोसा। सिविल सर्विस के अंदर जब आप आ रहे हो, तो यही है कि आपको दोनों पक्षों को समझना है, सामने वाला क्या कह रहा है, ये वाला पक्ष क्या कह रहा है। उसके बाद आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लगाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। अगर उसके ऊपर कोई बात हो रही तब आपको अपनी टिप्पणी देनी है इसके अंदर। व्हाट्सएप आ गया उसका मतलब नहीं कि वो बात सच्ची है, और व्हाट्सएप आते हैं, सबको आते हैं ना, दैट इज कॉल्ड साइबर इनसिक्योरिटी। हम अपनी पॉलिसीज बनाते हैं जो कि हमारे फेवर में होती हैं। एक बड़ी कॉमन सी बात है, टेक्नोलॉजी बनाना किसी के काम होता है, पर टेक्नोलॉजी यूज करना आपके काम होता है। आप सभी के पास एंड्रॉइड फोन है, सब में यूट्यूब होंगे, फेसबुक होगा। अब यूट्यूब को आप अपने लिए यूज करते हो या अपने अगेंस्ट यूज करते हो, वो आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है। गन अगर एक पुलिस ऑफिसर के पास है, एक मिलिट्री ऑफिसर के पास है, तो हमारी सेफ्टी के लिए है। अगर यही चीज किसी ऐसे इंसान के पास है, क्रिमिनल के पास है, किसी टेररिस्ट के पास है, तो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। टेक्नोलॉजी इसमें जो है कांस्टेंट है, इंटेंशन जो है वो चेंज हो रही है बार बार। मोरलेस वही बात बोली जा रही है, रिपीट हो रही है। हाँ, एग्रेसिव वही, मोरलेस यही बात हो रही है। ठीक है, मिलिट्री सिक्योरिटी डालना है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट क्या है आपका? पॉलिटिकल सिक्योरिटी इज अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ सोशल ऑर्डर। बेसिकली पॉलिटिकल जो हमारी जो ये पॉलिटिकल सिक्योरिटी, सबसे पहले जो सोशल ऑर्डर पे हम काम करते हैं। इट वर्क क्लोजली टू मिलिट्री एंड सोसाइटल सिक्योरिटी। अनदर कंपोनेंट प्रपोज इन द फ्रेमवर्क, पूरा फ्रेमवर्क है। जैसे कि आपने बोला इकोसिस्टम, इससे बेटर वर्ड है फ्रेमवर्क है। इकोसिस्टम तो पूरा खैर उसका हो गया, यहाँ पे हम फ्रेमवर्क है। अच्छा देखो, यूजेज ऑफ वोकैबुलरी इन व्हाइल डूइंग आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वोकैबुलरी का मतलब ये नहीं कि तुम लोग कैट के कार्ड उठा के याद करना शुरू कर दो कि इसका मतलब ये होता, नहीं। एक सही शब्द का चुनाव, सही शब्द क्या करेगा ना, आपके आंसर को कंप्रेस कर देगा और उसकी वैल्यू बढ़ा देगा। सिंपल सी बात है। तो इस तरह के वर्ड जब मैं आप लोगों को मार्क कर रहा हूं, इसे कहीं ना कहीं आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फ्रेमवर्क इज अ वेरी गुड वर्ड। Diplomacy, negotiation and other interactions from the means of interaction between the states and non-state actors for ensuring political security। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इस पे हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली इसके अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी जिससे एम्प्लॉयमेंट, जिससे कि फ्यूचर डेवलपमेंट, एफडीआई, इन सभी चीज के सिक्योर करना, ताकि कंट्री के अंदर जो है गरीबी, सेंस ऑफ गरीबी ना है, या फिर लोग फाइनेंशियल इनसिक्योर ना फील करें और लोग परेशान ना हो। फाइन। और इसके बाद आपका आता है एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, वी हैव डिस्कस दिस। नेशनल रिसोर्स सिक्योरिटी बहुत अच्छे से डिस्कस हो गया। एंड साइबर सिक्योरिटी इज द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ थ्रेट वी आर विटनेसिंग सिंस लास्ट 20 years. In past 15 years its intensity was bit low, but now it is on very high. हम देखते हैं कि हमारे नेटवर्क्स के ऊपर जो है अटैक होता है, डेटा चोरी हो जाता है। डेटा इज किंग व्हेन प्रेजेंट डे। एवरीथिंग इज अ डेटा, एवरी पर्टिकुलर प्रोसेस इज अ डेटा। ठीक है, आपका नाम हमारे लिए आप एक ह्यूमन बीइंग हो, पर आप कंप्यूटर के लिए आप एक डेटा हो। आपकी इन्फॉर्मेशन एक डेटा, आपका आधार कार्ड एक डेटा है, और उससे क्या चीजें, उससे सब चीजें इंटरलिंक्ड है, सब चीजें इंटरलिंक्ड है, जिसकी वजह से जो है वो चीजें फ्रेजाइल होती चली जाती हैं। ओवरऑल सिक्योरिटी फ्रेजाइल होती जाती है। बेसिकली इसमें वायरस अटैक्स हैं, डेटा स्टीलिंग है, और ऐसे तमाम तरह की स्पॉइनेज है, फिशिंग है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स हैं, मैलिशियस फाइल्स हैं, मैलिशियस एप्लीकेशंस हैं जो हम यूज कर रहे हैं, जो हमारे डेटा को लगातार जो है रिकॉर्ड कर रहा है, अपने सर्वर पर सेव कर रहा है, फिर उसको आज नहीं, कल नहीं, परसों, कभी ना कभी उसकी इंटेंशन क्या है, इंटेंशन कोई नहीं जानता। रैंसमवेयर है, उसकी इंटेंशन नहीं जानता। रैंसमवेयर तो खुद ही बताता है मेरी इंटेंशन है कि भाई बिटकॉइन दे दो, बट अदरवाइज जो है मोस्ट ऑफ द जो डेटा हमारे ऐप्स के थ्रू हमारे सर्वर्स पे जा रहा है, अननोन सर्वर्स पे जा रहा है, उसका इंटेंशन कोई नहीं जानता। ठीक है, नाउ व्हाट आर द मेजर्स टेकन टू ensure national security? that includes diplomacy। ठीक है, डिप्लोमेसी से हम थ्रेट्स को आइसोलेट करते हैं। डिप्लोमेसी का कॉमन एग्जांपल है कि तुम मेरे पे अटैक करेगा तो मेरे साथ ये वाला कंट्री भी, ये वाला भी कंट्री है, दैट इज डिप्लोमेसी। देन मार्शलिंग इकोनॉमिक पावर टू फैसिलिटेट कंपेयर कोऑपरेशन। अपनी इकोनॉमिक पावर इतनी ज्यादा बढ़ा दो कि दुनिया हमारे साथ बिजनेस करना चाहे। ठीक है, मेंटेनिंग इफेक्टिव आर्म फोर्सेस बनाने का कोई एक बहुत बड़ा रीजन है कि भैया हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है वर्ल्ड की, फर्स्ट लार्जेस्ट किसकी है? नॉर्थ में, हमारी थर्ड लार्जेस्ट है। सेकंड पे कौन है? शायद नॉर्थ कोरिया, चाइना। ठीक है, नॉर्थ कोरिया भी 4th या 5th नंबर पे है, मैंने सुना है, देखा था, याद नहीं आ रहा। ठीक है, चलो यार देख लेना, कुछ डेटा हमसे भी आगे पीछे हो जाता है। जैसे हाँ, डीएमसी जो है वो क्या बोलते हैं,
जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को जो बाइफरकेट करता है, डीएमसी जोन जो है, हैवीएस्ट मिलिटराइज्ड जोन इन वर्ल्ड। फाइन। उसके बाद क्या है, इंप्लीमेंटिंग सिविल डिफेंस एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस मेजर्स। ठीक है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए सिविल डिफेंस आज के दिन में क्या काम कर रहा है, ऑब्जर्वेशन बताओ। आज की डेट में दिल्ली में चालान काट रहे हैं। हाँ, गाड़ियों का, सिर्फ गाड़ियों वालों का। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप चांदनी चौक जाओ, आप किसी भी बाजार में जाओ, आपको दुनिया भर के लोग बिना मास्क के मिलेंगे, पर गाड़ी में जो बंदा अकेला शीशा ऊपर करके जा रहा है वो कोरोना फैला रहा है। ये क्या चीज़ है? नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, उनको पावर दी गई है इस टाइम पे कि आप चालान काट सकते हैं उनका। कई केसेस में कई केसेस में एसडीएम साहब भी साथ में होते हैं, कई केसेस में। हाँ हाँ, इनका नहीं काट रहा, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। मेरा क्या ना, बचपन में एक दोस्त हुआ करता था, रतनदीप सिंह नाम है उसका, बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा। सरदार जी थे, वो दिन स्कूटर चलाते हुए आ रहे, वो सरदार जी बाल खोले हुए, बाल धो के कैसे चलाते हुए स्कूटर आ रहे। स्कूटर था उनका 1985 का बजाज प्रिया करके आता, 3 गियर वाला। पुलिस वाले भैया ने उनको रोका, ना लाइसेंस ना पेपर कुछ नहीं, बोलते जी 3,500 का चालान कटेगा। ही लेफ्ट स्कूटर पैदल चलाया कर यार वो। चलो, ऐसी हिम्मत वाले लोग भी हैं जो स्कूटर छोड़ा है। ठीक है, तो ये जो हमने बात करी, बेसिकली हमने सिविल डिफेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। खाली चालान करना ही नहीं, चालान करना सही है, बट सबका करें तब सही है। खाली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को देख के, उसका इकोनॉमिक स्टेटस देख के अगर चालान करें तो वो चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है। क्योंकि कोरोना इट्स जस्ट यूनिवर्सल थिंग है। ऐसा नहीं है कि अच्छा आईपीएस हो, नहीं आपको नहीं, हाँ अच्छा अभी आ रहा हूँ तेरे पास, रुक जा। ठीक है, ऐसा नहीं, कोरोना डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, तो हमें तो सिविल डिफेंस क्यों हमें डिस्क्रिमिनेट कर रही है? मेरा पॉइंट ये है, आप काटिए चालान, सबका काटिए। आप पर्टिकुलरली गाड़ी, अगर आप गाड़ी में किसी का वीडियो बना रहे हो तो आप भी तो राइट टू प्राइवेसी हिंडर कर रहे हैं किसी की। आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप मेरी वीडियो मेरे से बिना पूछे बना रहे हो, तो यू आर ऑल्सो हिंडरिंग आर्टिकल 21। मेरा तो आर्टिकल 21 गया ना। एक तर्क तो ये भी बनता है इसके अंदर, जैसे मैंने बोला हर चीज पर तर्क बनता है, हर चीज पे एक लॉजिक बनता है, तो एक तर्क तो ये भी बनता है। आप स्टेट हो, ठीक है, आपको हाई कोर्ट ने पावर दी है कि आप चालान काटिए, बट एट द सेम टाइम अगर आप चालान मास्क के बेस पे काट रहे हो तो मास्क सिर्फ गाड़ी वालों ने नहीं पहना, और लोगों ने उनका भी काटिए। रातों रात दिल्ली के बाद इतना पैसा आ जाएगा ना, सबका चालान कटेगा, इतना पैसा आ जाएगा ना, दिल्ली में अगले 20 साल तक दिवाली होगी। 2,000 का चालान है, ठीक है, गुलाबी नोट से नीचे। क्यों भाई? चालान वो मास्क के बिना गुटखा भी खा रहा होगा जो कर रहा होगा, ऐसा कुछ होगा। पान पराग के ज्यादा अमीर आदमी, इसका और काटो। ठीक है, यूजिंग इंटेलिजेंस सर्विसेज टू डिटेक्ट डिफेक्ट, अवॉइड थ्रेट्स, स्पॉयनेज, ये सब चीजें हैं, ये सब सारे मेजर हमने लिए हैं। टेक्निकली क्या क्या मेजर्स लिए, इसके ऊपर आईटी के साइबर सिक्योरिटी पे विल हैव अ सेपरेट क्लास। ठीक है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक इशू बन गया जो हर 5 साल में लगातार क्वेश्चन, हर 10 साल में लगातार क्वेश्चन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। नहीं, हो क्या रहा है मैं बताता हूँ एक्चुअली उसमें हो क्या रहा है। उसमें हो ये रहा है कि पहली बात, आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट खुद बोलती है कि इट इज नॉन ट्रेसेबल इन नेचर। तो जब जहाँ नॉन ट्रेसेबिलिटी आएगी, जहाँ पे आपका सर्विलेंस जाएगा, आपका मॉनिटरिंग जाएगी, वहां पे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, मेजर सिक्योरिटी इश्यूज क्या है हमारे देश को लेके, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया इज अ सेक्युलर फेडरल डेमोक्रेटिक स्टेट, बहुत अच्छी बात बोली। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज मल्टी एथनिक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी इज प्रोन टू एक्सप्लॉयटेशन बाय फंडामेंटलिस्टिक फोर्सेस। नाउ या तो हम कह सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि आप किसी स्टेट में जाओ, किसी स्टेट की खुद की असर्टिवनेस बहुत ज़्यादा होती है। बिहार में जाओ तो लोग, पीपल विल लव टू स्पीक बिहारी, भोजपुरी एंड मैथिली लैंग्वेज ओवर देयर एज कम्पेयर टू द रेगुलर हिंदी वन। एंड इफ somebody स्पीक्स इन हिंदी, उसको ट्रोल किया जाता है, सिंपल सी बात है। सेम थिंग इन महाराष्ट्र में भी एथनिक बड़ी, पंजाब में जाओ सिखों का है कि हम तो वही सिख हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो कि सामने वाली पार्टी या सामने वाला जो फंडामेंटल फोर्स है, इसको हार्नेस कर सकती हैं। कि आप की जैसे कि हम दंगों की बात करते हैं, अरे यार तुमने इस कम्युनिटी को बोला कैसे, हम इसके साथ, या हम इस कम्युनिटी के मेंबर हैं, हम देख लेंगे, ये कर, मतलब ये क्या है, ये वो चीज़ें जो एग्रावेट करती हैं चीज़ों को बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो ये चैलेंज है। एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट एंड अनइक्वल डेवलपमेंट हैज रिजल्टेड, ये अनइक्वल होगा बेटा, ऐसे अन कर लो। ठीक है, रिजल्टेड इन पॉवर्टी। क्या बोला है? एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट,
सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट, तो क्या एम्प्लॉयमेंट पूरी की पूरी स्टेट की जिम्मेदारी होती है? अपने ऊपर भी है सर, हम कैसी स्किल्स एक्वायर करते हैं हम्म। उस पर भी डिपेंड करता नहीं, मोस्टली जो है ये एक नोशन है कि मतलब हमारे इंडिया में भी एक बहुत बड़ा मिथक है, एक बहुत बड़ा मिथ है कि सारी जॉब्स जो है गवर्नमेंट जॉब्स ही होनी चाहिए। आप लोगों ने भी वीडियो देखा, एक बंदा जो है पता नहीं कहाँ गोरखपुर का एक बंदा है, वो बोल रहा था कि हम पहले इसके स्टेशन मास्टर, तुम इसके स्टेशन मास्टर थे। बड़ी अच्छी वीडियो थी उसकी यार, 2 मिनट की वीडियो थी। बस कमाल का बंदा बोला, मतलब ही कैन बी नेक्स्ट मोदी जी, इतना अच्छा बोला वो। ठीक है, मतलब सीरियसली उसकी बात में लॉजिक था, और प्लस जो होता है ना वो जो सटायर वाला जो टोन होता है वो था। तो सिंपल सी बात है भाई, पहली बात है सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट नहीं थी। अरे अनएम्प्लॉयमेंट क्यों थी हमारे यहाँ पे, इसके पीछे मल्टीपल रीजन थे, जो कि हमने एलपीजी की पहले बात में हमने डिस्कस किया। एलपीजी इम्प्लीमेंट होने के बाद हमारे यहाँ जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो प्रोपोर्शनली हमारी पॉपुलेशन भी ब्लास्ट हुई। तो हमेशा रिसोर्स एन नंबर ऑफ रिसोर्स है, तो उससे ज़्यादा जो है उसकी डिमांड है, तो वो गैप है। और उसकी वजह से क्या हुआ, अनइक्वल डेवलपमेंट हुआ। अनइक्वल डेवलपमेंट की वजह से क्या हुआ, पॉवर्टी हुई। पॉवर्टी जो होता है, पॉवर्टी की वजह से जो है मल्टीपल चीज़, पॉवर्टी को आप बहुत सब चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हो। तो वी विल डिस्कस इट व्हेन वी विल टॉक अबाउट इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के अंदर हम एक्सप्लिसिटली पॉवर्टी के बारे में बात करेंगे, बीट इट्स डेफिनेशन एनीथिंग उसके जितने भी हैं। इनइफेक्टिव एंटी टेररिज्म लेजिस्लेटिव जुडिशियल फ्रेमवर्क, मतलब एंटी टेररिज्म का हमारा जो इनइफेक्टिव था, जिसकी वजह से लोगों को इनसिक्योरिटी रहती है, उसको भी हम लोगों ने अब खैर बहुत रोबस्ट कर लिया है। स्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसीज इन स्टेटस apparatus, intelligence infrastructure and so modernization of police, paramilitary forces, armed forces. ना modernization of police का क्या एग्जांपल आप कोट करोगे आप? What do you understand by term modernization of police? सर जैसे हाँ। आप टेक्नोलॉजी का जैसे आप टेक्नोलॉजी गुड नहीं है तो उस वजह से वो कम्बैट नहीं कर पाती। अब टेक्नोलॉजी गुड होने के लिए बेसिकली आपका बैकग्राउंड, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। टेक्नोलॉजी तो भाई उसी को समझ में आएगी ना जो कि कहते हैं कि जो जिसको उस पर्टिकुलर साइंस की नॉलेज हो। एक एंड्रॉयड ऐप सीख के चलाना और इसको टेक्नोलॉजी को समझ के उसके अंदर डेवलपमेंट करना, दोनों में डिफरेंस है। मैं अगर आप लोगों को बोलो एंड्रॉयड ऐप चला सकते हो, हाँ सर कोई भी ऐप चला देंगे। क्या आप बना सकते हो? नहीं सर, नहीं बना सकते। इसमें सारा आउटसोर्सिंग है। अगर हमने देखा रिसेंटली हमारे इनकम टैक्स पोर्टल पे टीसीएस की बात है, विप्रो के पास था, इन्फोसिस को पास हमने दिया। पहले ये काम एनआईसी करती थी। एनआईसी जो क्या है, नेशनल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव सेंटर है, एनआईसी वाले करते थे। एनआईसी पासपोर्ट देखा आप लोगों ने, टीसीएस के पास है पासपोर्ट का जो अब वो है डेवलपमेंट है, पूरा प्रोसेस है, उसमें मैक्सिमम टीसीएस के एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं। वहाँ पे अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों नहीं है? पहले सिस्टम था कि फोटो चिपकाई, स्टैंप मारा, वेरीफाई किया और कर दिया। उससे क्या था, स्पीड बहुत स्लो थी, करप्शन बहुत हाई था ना, एवरीथिंग इज प्रोसेस। अब आप देख सकते हो कि पासपोर्ट किस लेवल तक पहुंचा। महीनों खबर नहीं होती कि पासपोर्ट कब बनेगा, कब नहीं बनेगा। किसका पासपोर्ट बना हुआ है? बस एक ही इंसान यहाँ पे बाहर जाने की इच्छा करता है। हाँ, प्रोसेसिंग में है। क्या व्हाइट पासपोर्ट कौन बोल रहा है? व्हाइट बनवाओगे सीधा? गुड, ये हुई ना बात। सिंघम देखिए कल कौन था, बता दें व्हाइट पासपोर्ट बोला। ठीक है ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड रहेंगी। आप जितना सब्जेक्ट को सोशली कनेक्ट करोगे और जितना सब्जेक्ट को करंट अफेयर से कनेक्ट करोगे। अब आपको करना क्या है, जितने भी एलिमेंट्स हमने पढ़े, इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको न्यूज़ में फ्लैश होती दिखती है तो इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 3 के हिसाब से। करंट अफेयर्स वेगली नहीं पढ़ना है, कोई भी टॉपिक आया उठा कर पढ़ लिया तो नहीं पढ़ना है। वैसे पता चले 12 पेपर मंगा रहे हो, पंजाब केसरी, जनसत्ता, हिंदू, एक्सप्रेस, सबका सब सुबह से लेकर शाम तक पढ़ ही रहे हो, वो नहीं पढ़ना भैया। महात्मा बुद्ध नहीं बनना, ऐसे पीछे हेलो इफेक्ट आ जाएगा, सबको ज्ञान देते फिरोगे, वो नहीं करना। ठीक है, ज्ञान नहीं देना है। अभी तुम लोग ज्ञान लेने की पोजीशन में हो। आगे चलते हैं। ज्योग्राफिकल कंसर्न्स का आप लोग बड़े आराम से बता सकते हो कि इंडिया चारों तरफ से जो है हमारे पास कंट्रीज हैं, ओपन सी एरिया, तो हॉस्टाइल पड़ोसी हैं, तो दैट इज वेरी सिंपल, इसको भी पढ़ लो। अच्छा, इसमें एक चीज मैंने देखी, गोल्डन क्वेश्चन मैंने बताया, उस पर क्वेश्चन पूछ चुके हैं। द स्टेट ऑफ मणिपुर, पंजाब। ये देखो यहाँ पे हमने देखा कि अल्कोहलिज्म को, पंजाब के अंदर हमने देखा कि पर्टिकुलर अल्कोहलिज्म का एक प्रॉब्लम है। अल्कोहलिज्म के साथ साथ ड्रग अब्यूज का भी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये ड्रग अब्यूज का प्रॉब्लम क्यों है? तो वो वहाँ पे पाइपलाइन लगा रखी है। हाँ करेक्ट, मतलब बहुत सारे पॉइंटर्स हैं इसके अंदर, जब हम डिस्कस करेंगे डेप में जाकर तो उसको हम पूरा डेप में पढ़ेंगे। ठीक है, हॉस्टाइल न्यूक्लियर पावर्स, चाइना एंड पाकिस्तान, नेबरहुड, पाकिस्तान स्पॉन्सर्स स्टेट टेररिज्म, फंडामेंटलिस्टिक फोर्सेस, चाइना एक्टिव, एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। ठीक है, सी बॉर्डर्स में हमें पायरेसी का इशू है।
सो गाइज मूविंग अहेड, एंड अब हम बात करेंगे हमारे सिक्योरिटी सेक्टर में 3 बेसिकली चीज़ें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इंटेलिजेंस एंड कोऑर्डिनेशन एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस इन इंडिया। इसका हम इंट्रोडक्शन लेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द सोल अथॉरिटी अकाउंटेबल फॉर मेंटेनिंग द इंटरनल सिक्योरिटी। तो हमारे श्री अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं, उनके अंडर वो डिपार्टमेंट है जो कि इंटरनल सिक्योरिटी को इंटैक्ट रखने के लिए काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर जो अपना मैन पावर, अपना फाइनेंशियल सपोर्ट, गाइडेंस, ये सब चीज़ें एक्सटेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट तक, ताकि ये ओवरऑल एक हायरार्किकल सिस्टम बन जाए। और हायरार्किकल सिस्टम जाके क्या करें, जाके जो है पूरी की पूरी हर एक नुक एंड कॉर्नर में जो सिक्योरिटी है उसको इंटैक्ट रखा जाए। कहीं ना कहीं अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल अंडर 1961 के अंदर सब बातें डिफाइंड है कि किस तरीके से फंड्स का फ्लो होगा। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के अंदर बेसिकली बॉर्डर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर अभी होल्ड पे है, इसको आप नहीं पढ़ेंगे, ये अभी होल्ड पे है, फाइन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फॉलोइंग रिपोर्ट्स टू मिनिस्ट्री। अब पहले देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें। तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, सिंपल सी बात है, बॉर्डर की जितनी मैनेजिंग होती है। तो आपने एक बात देखी, हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी आर्मी जो है बॉर्डर्स पे नहीं है एक्सेप्ट फ्यू। हम देखते हैं बीएसएफ है, आसाम राइफल्स हैं, तो जितनी पैरामिलिट्री है वो होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है और जितनी मिलिट्री है वो डिफेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है, फर्क है, फाइन। डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी जो है डीलिंग विद द पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, रिहेबिलिटेशन, सब चीज़ें जो है हमारे होम मिनिस्ट्री के पास है। और ये फ्यू डिपार्टमेंट्स हैं, ये देख रहे हो सारी हमारी 6 CAPF है, जिनको हम सेंट्रल आर्म फोर्सेस बोलते हैं। ये सब की सब जो है डायरेक्टली रिपोर्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। क्लियर है? और इसमें से जो है आपकी असम राइफल्स, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन बॉर्डर पुलिस, ये जो SSB सशस्त्र सीमा बल, ये सारे जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं। और CRPF बेसिकली इंडिया के इंटरनल मैटर्स के अंदर, CRPF अगर आप देखोगे ना नक्सली एरिया में जाओगे तो वहाँ की आंतरिक जो सुरक्षा है, शांति, उसका मेंटेन करने का जो दायित्व है बेसिकली CRPF के पास होता है। ठीक है, CRPF और कहाँ दिखती है? बहुत कम दिखती है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस हैं, रिजर्व है वो। जैसे मैंने बोला कि CRPF इस टाइम पे कहाँ पे सबसे ज्यादा इंस्टॉलेशन है इसका, हमारी नक्सल बेल्ट में है। आप देखोगे CISF है, आप मेट्रो में जाओ आपको CISF मिलेगा, आप एयरपोर्ट जाओ CISF मिलेगा। जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उनकी गार्डिंग जो है, उनकी गार्डिंग की जिम्मेदारी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस है, क्योंकि इंडस्ट्रीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ये सारे जितने पिलर्स हैं सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।